हेलो क्लास, वेलकम टू स्टूडेंट स्टडी पॉइंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम के बारे में। देखिए, थोड़ा सा आपको बताते हैं शुरू करने से पहले। ये जो यूपी ट्रिपल एस सी आपको दिख रहा है, ये पता है क्या है? ये एक बोर्ड होता है जो कि आपका एग्जाम कंडक्ट कराता है। ठीक है, तो ये इस बार जो एग्जाम आपका चल रहा है वो पेट का एग्जाम चल रहा है और आप सभी पिछली बार दे चुके होंगे और बहुत सारे नए भी स्टूडेंट होंगे यहाँ पे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, जो ये घटना चक्र की बुक दी हुई है आपके पास, ये वाली, ये आप अगर आपने मार्केट्स खरीद ली है तो बहुत अच्छा है, और नहीं खरीद ली है तो आप इसको खरीद के बस पढ़ लीजिए। आपके अराउंड में 80 मार्क्स फ्री में मिल जाएंगे। ध्यान रखिएगा इस बुक को पढ़ने के बाद में। और 80 मार्क्स तो आप जानते हैं कितने ज़्यादा होते हैं, बस करंट आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा सा डीआई। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, देखिए एक एक चैप्टर आपको हम सब बताने वाले हैं इस पर ध्यान से, और कोशिश करेंगे कि बहुत कम टाइम में वो कंप्लीट किया जाए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास मुश्किल से कितने दिन बचे हैं? दिन बचे हैं आप लोगों के पास 28 से 29 दिन बचे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामान्य विज्ञान, और सामान्य विज्ञान में कौन सा पार्ट? भौतिक, यानी कि फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स में चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन। और हमारा जो टॉपिक होगा आज का वो होगा मात्रक, यानी कि इकाई, यानी कि मेजरमेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मेजरमेंट। तो अब देखिए, पहला क्वेश्चन है, माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है? तो आप जानते हैं सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? सी फॉर होता है सेंटीमीटर, जी फॉर होता है ग्राम, और एस फॉर होता है सेकंड। तो मतलब क्या है कि इसका फुल फॉर्म जो है हमको पहले से पता है। हम देखते कौन सा मैच कर रहा है, पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा। चौथा मैच कर गया, बस यही आंसर हो गया। तो अब अच्छा, ये बुक खास क्यों है ये बताना चाहता हूँ मैं आपको। ये बुक खास इसलिए है क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं इस बुक में। मतलब इस बार अगर ये क्वेश्चन मतलब पूछा गया था 2021 में या 19 में, ये एग्जाम पूछा जा चुका है, मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका एग्जाम में। तो देखिए, अगले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना कौन से इन सब चीज़ों को। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपके ये एग्जामिनर है ना, वो अपने ही सिलेबस के अराउंड में रहते हैं, और वो अपने ही बुक से या फिर अपने जो भी सिलेबस है उससे ही जुड़े हुए प्रश्नों को पूछते हैं एग्जाम में। ऐसा नहीं कि एक बार इधर पूछा गया तो एक बार एसएससी को उठा के पूछ लिया, एक बार बैंकिंग का, ऐसा नहीं पूछते हैं। उनका अपना एक अलग दायरा होता है, उसी दायरे में वो लोग रह करके सारी बातें करते हैं। ये कोई पीसीएस का और आईएएस का एग्जाम नहीं है। ठीक है, ये आपका एक पेट का एग्जाम है, और जो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाता, ध्यान दीजिए, बहुत फेमस चीज़ें आती हैं। ठीक है, चलिए बातें कम करते हैं हम और फटाफट समझते हैं इन सब चीज़ों को। तो आपको मैं क्या बता रहा था कि अगर आपको फुल फॉर्म नहीं पता है तो 5 और याद कर लीजिए, 4। कौन कौन सा? सीजीएस का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। एफपीएस का मतलब क्या होता है? फुट पाउंड सेकेंड। एमकेएस का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। एमकेएस काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। और एसआई पद्धति में देखिए कितने मूल मात्रक होते हैं? तो 7। तो यहाँ रखिए गए 7 होते हैं। कौन कौन से उनके नाम भी पढ़ लीजिएगा। और 2 संपूरक मात्रक होते हैं। संपूरक मात्रक में जिससे कि हम एंगल का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गया है तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, जो प्रतिबल होता है वही होता है जो आपका प्रेशर का फॉर्मूला होता है। प्रतिबल का वही फॉर्मूला होता है, और काम भी वैसे ही होता है जो प्रेशर होता है। तो याद करिए, प्रेशर की यूनिट क्या होती है? प्रेशर की पास्कल होती है। तो जी हाँ, इसकी भी पास्कल हो जाएगी। आई बात समझ में? याद हो गया? ठीक है। ये देखिए, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर क्या है कि ये इसका फॉर्मूला है। हम फॉर्मूले के हिसाब से आपको कुछ बताना चाहते हैं। जैसे इसका फॉर्मूला दिया हुआ है F/A, तो F की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है, और फोर्स की न्यूटन होती है ना। ठीक है, और नीचे ए दिया होता है, ए एरिया, और एरिया को हम लोग मीटर में करते हैं, मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर देखिए आपको कहीं मिल रहा होगा, ये देखिए दिख रहा है यहाँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे नीचे साफ साफ आपको दिख रहा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो माइनस लगा हुआ ये बिल्कुल नहीं होगा, ये गलत बात है, ये गलत मतलब लिखा हुआ है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये होता है। और इसकी जो ये दिख रहा है विमा, विमा, विमा देखिए बहुत ज़रूरी है। ये विमीय सूत्र आपको, जितने भी फॉर्मूले आपके पास हैं आपको पता है, उन सभी के विमीय सूत्र भी आप अपनी कॉपी में एक तरफ लिखते चलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये है कि निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है? ऊष्मा आपकी चाहे जैसी हो, ठीक है, उसको अवशोषित हो या फिर विकसित हो, अगर उसको मेजर करने की बात आ रही है तो हम उसको हमेशा कैलोरी मीटर से मेजर करते हैं। किससे? ऊष्मा को हम मापते हैं कैलोरी मीटर से। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, समय की इकाई क्या है? अरे ये तो सभी को पता है भाई, हर एक बच्चे को। समय की क्या होती है? सेकंड होती है भैया, टिक लगाइए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कोई खास बात है हमारे पास? समय की एसआई सेकंड है, और एक मानक सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 का परमाणु 9, 19, 26, 31 और 770 बार कंपन करता है। तो आपको बस इसमें से पता है क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान इसमें से ये रखना है कि जो आपका ये सीजियम है 133, किस का परमाणु पूछा जा सकता है, किस एलिमेंट का परमाणु? तो आप ध्यान रखिएगा सीजियम 133, बस इतनी सी बात ध्यान रखना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? अच्छा भाई, सर्किट
सर्किट जानते ही होंगे आप, जो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होता है उसमें आपकी विद्युत की उपस्थिति का, विद्युत मतलब करंट की उपस्थिति का पता लगाने के लिए देखिए आपके पास क्या एमीटर भी होता है भाई, एमीटर से पता लगाते हैं, वोल्ट मीटर भी होता है और एक गैल्वेनोमीटर भी होता है। तो ये तीनों लगे होते हैं हमारे, ठीक है। और रेजिस्टेंस भी आपको कहीं ना कहीं लगा होता है, लेकिन रेजिस्टेंस आपको करंट को मेजर नहीं करता है, वो तो करंट को रोकने का काम करता है। और रियोस्टेट क्या होता है, वो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, उसको हम लोग रियोस्टेट बोलते हैं। तो ये आपका रियोस्टेट हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब देखिए एमीटर से मोस्टली हम करंट मेजर करते हैं और गैल्वेनोमीटर से हम वीक करंट मेजर करते हैं। कौन सी? कमजोर करंट जो होती है, वीक करंट होती है, कम करंट होती है, उसको हम गैल्वेनोमीटर से मेजर करते हैं। और नॉर्मल करंट हम एमीटर से मेजर करते हैं। और वोल्ट मीटर से हम वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। अच्छा, तो हमसे पूछा क्या गया क्वेश्चन ऐसा, तो इसमें तीनों में थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो ये बोर्ड ने भी देखिए इसका कुछ सही से आंसर नहीं बताया हुआ। तो जिस भी बच्चे ने इसको क्या किया होगा, अटेम्प्ट किया होगा क्वेश्चन को, तो उसको फुल मार्क्स दिए गए होंगे। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि कौन सा आप इसका आंसर लगाएंगे, तो एमीटर लगाएंगे आप। कौन सा आंसर लगाएंगे? एमीटर लगाएंगे। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो हमारी इसकी यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी सी। हम पूछ रहे हैं गतिशील श्यानता की, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है गतिशील श्यानता। गतिशील का मतलब है जो मूवेबल होती है, ठीक है। तो इसका न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर वर्ग स्क्वायर ये वाला हो जाएगा। अगर गतिशील वर्ड हटा दिया जाए यहाँ से और आपसे पूछा जाए सिर्फ श्यानता का बताइए, तो आप क्या कहेंगे? सिर्फ श्यानता को, सिर्फ श्यानता का बोलेंगे आप पास्कल सेकेंड। ठीक है, ध्यान रखेंगे सिर्फ श्यानता का क्या होता है? पास्कल सेकेंड। श्यानता मतलब विस्कोसिटी, ठीक है, विस्कोसिटी बोलते हैं इसको। अच्छा, चलिए थोड़ा इसके बारे में देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या क्या है। देखिए, श्यानता एक ऐसा गुण है जिसके कारण वह अपने विभिन्न परतों के बीच होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करता है। जैसे हम लोग जमीन पर चलते हैं तो हमारे पैरों के बीच में एक फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। जैसे करंट फ्लो होती है सर्किट में तो वहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगता है। उस तरह पर पानी फ्लो होता है तो पानी के बीच में एक अपोजिट में फोर्स लगता है, उसी को हम लोग बोलते हैं विस्कस फोर्स, ठीक है। और उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं विस्कोसिटी, मतलब कि श्यानता हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए जो इसका मात्रक होता है, सिर्फ अगर बात की जाए विस्कोसिटी की तो आपका श्यानता का, तो उसका मात्रक हो जाता है पास्कल सेकेंड। लेकिन अगर गतिशील श्यानता का आपसे पूछा जाएगा तो उसका हो जाएगा न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर। और उसके बाद अगर बात करते हैं श्यानता सिर्फ किस में होती है, तो वो सिर्फ लिक्विड और गैसेस में होती है, सॉलिड में नहीं होती है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसकी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 अपना। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या है। तो बिजली के करंट का देखिए, करंट मैंने कहा था अभी आपसे, करंट किस में मेजर करते हैं हम लोग? एम्पियर में। तो यहाँ पे कहीं एम्पियर दिख रहा है, डी वाला सही लगाइए टिक, ठीक है। तो बिजली के करंट को हम एसआई यूनिट क्या है, हमेशा एम्पियर होता है। एम्पियर एक साइंटिस्ट हैं हमारे, उन्हीं के बिहार एंड्रे एम्पियर, तो उन्हीं के बिहार पे इनका नाम रखा गया, मतलब इस डिवाइस का। जब एक कूलाम विद्युत आवेश प्रति सेकंड प्रवाहित होता है तो उसे 1 एम्पियर कहा जाता है। शक्ति का मात्रक वॉट होता है और विद्युत विभव का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, इसका तो होता है वोल्ट। और ज्योति तीव्रता, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, ठीक है। इन्हें आप एक साइड में लिखते चलिएगा, बहुत काम आएगा आपके। दबाव का देखिए एसआई यूनिट क्या है, दबाव मतलब प्रेशर। तो प्रेशर से आपको बताया था ना पीछे मैंने पास्कल, तो सी वाला सही हो जाएगा पास्कल। प्रेशर मतलब ठीक है, पास्कल हो जाएगा इसका, क्योंकि ये सभी साइंटिस्ट के बिहार पे रखा गया। जैसे फोर्स का न्यूटन रखा गया ना, उसी बिहार पे आपका प्रेशर का पास्कल, ठीक है। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। और दाब का एमकेएस पद्धति में मात्रा क्या होता है? न्यूटन वर्ग मीटर स्क्वायर होता है, सॉरी न्यूटन वर्ग मीटर होता है। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है? देखिए इसका पी वाला फॉर्मूला मैंने बताया था, और ये ऊपर एफ होता है एफ और नीचे होता है ए। ध्यान दीजिएगा ऊपर होता है एफ है ना, तो एफ की यूनिट क्या होती है? एन, और ए का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। बस वही तो हो गया, यही हो गया, ये आपका एमकेएस पद्धति में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, पास्कल इकाई है, देखिए पास्कल इकाई किस चीज़ की? आर्द्रता की, वर्षा की, दाब की, तापमान की, तो दाब की। देखिए घुमा फिरा के बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अपना। आयतन की इकाई क्या है? कौन सी एसआई इकाई? आयतन की एसआई। अच्छा, आयतन क्या होता है? आयतन में आपकी क्या होती है? एल होती है, बी होती है, एच होती है, मतलब लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, तीनों चीज़ें हैं ना। और तीनों चीज़ें किस में मेजर करते हैं? मीटर में, मीटर में और मीटर में। कितने मीटर हो गए? 3 मीटर हो गए। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर क्यूब। कहाँ के मीटर क्यूब भाई? ये देखो घन मीटर, घन मीटर को ही मीटर क्यूब कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, अगर फॉर्मूला पता है तो यूनिट भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं रेडियो धर्मिता किस में नापी जाती है। अच्छा, रेडियो धर्मिता का मतलब क्या होता है? जो हमारे नेचर में कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो अपने आप रेडिएशंस निकाला करते हैं, उनसे अपने आप किरणें निकला करती हैं, उनको हम रेडियो एक्टिव मेटल कहते हैं, रेडियो एक्टिव, ठीक है। तो अब क्या होता है यहाँ पर एलिमेंट बोलते हैं उनको, तो यहाँ पर ए गिगर मूलर काउंटर, इससे आपकी रेडियो धर्मिता यानी कि रेडियो एक्टिविटी मेजर की जाती है, ठीक है।
ओके, ये दिया हुआ इसके बारे में देखिए, थोड़ा सा इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 क्या है, वोल्ट कितने बराबर, 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है। देखिए 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है। अब 1 जूल, जूल प्रति कूलम, 1 न्यूटन कितना हो सकता है। अब मैं आपको बता दूं कि देखिए V होता है आपका, V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q, ये फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है। यही होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्ट में मेजर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 वोल्ट की बात कर रहा है, तो ऊपर क्या है W, W का मतलब क्या होता है जूल, और नीचे क्या है आपको सी का किससे होता है, कूलम से। जब यहाँ पे वोल्ट के आगे 1 लगाया तो इनके आगे भी 1 1 लगा दीजिए। देखिए 1 जूल पर 1 कूलम कहाँ लिख रहा है आपका, ये बी वाला दिख रहा है ना आपका, बस बन गया फॉर्मूला, ठीक है। इस तरीके से आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमें पराध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई से होता है। पराध्वनिक मतलब सुपरसोनिक, ठीक है। सो सुपरसोनिक जो स्पीड होती है उसको हम मेज़र किस यूनिट से करते हैं। तो देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसे हम मैक से मेजर करते हैं। किससे, मैक से। यहाँ पर कुछ और भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलने वाली हैं, चलिए इसको हम पढ़ते हैं। सुपरसोनिक स्पीड की माप मैक या मैक नंबर की सहायता से की जाती है। यह वास्तव में किसी तीव्र गति से चलने वाले वायुयानों जैसे कि लड़ाकू विमान की गति की तुलना ध्वनि की चाल से कराने वाला एक अनुपात है। जैसे यदि किसी वायुयान की चाल ध्वनि की चाल के बराबर है तो इसकी गति 1 मैक मानी जाती है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ट्ज होता है। भूकंप की तीव्रता का मापक रिक्टर होता है। एक्चुअली रिक्टर स्केल होती है, उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, उसमें उसी से मेजर करते हैं, ठीक है। बाकी तो सिस्मोग्राफी बोलते हैं इसको, जिस डिवाइस से हम लोग इसको मापते हैं भूकंप को, लेकिन इसकी तीव्रता को एक स्केल पर दिखाया जाता है और उस स्केल का नाम है रिक्टर। ये भी साइंटिस्ट का नाम था रिक्टर, तो उन्होंने स्केल बनाई जिसे हम रिक्टर स्केल कहते हैं। और समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है नॉट। अगला क्वेश्चन, तो देखिए सागर की गहराई को मेजर करने के लिए जो किया जाता है उसे बोलते हैं हम लोग फैदोमीटर। ये जो फैदोमीटर है वो सागर की गहराई मापने के लिए उपयोग किया जाता है। और जो यूडियोमीटर है वो गैसों के बीच रासायनिक अभिक्रियाओं में मात्रा परिवर्तन को मापा जाता है। और पेरिस्कोप जो है वो दृष्टि रेखा में न आने वाली वस्तुओं को देखने का ऑप्टिकल उपकरण है। तो मतलब जो भी आपकी दृष्टि रेखा है उसमें नहीं आती सामने, जो उनको देखने का एक उपकरण है, जो सामने नहीं दिखती हम लोग को, उसके लिए एक डिवाइस यूज़ की जाती है उसके लिए। तो आप ध्यान दीजिए ये सारी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है, इनके नाम आप लिख लीजिएगा लिस्ट बना के साइड में। क्वेश्चन नंबर 17 है, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। आप सभी ने सुना होगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर। यहाँ से हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाती है हमारी, क्या होती है, आई अपॉन वी अपॉन आई, सॉरी वी अपॉन आई हो जाएगी, क्योंकि वी ऊपर और आई नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस को किससे मेजर करते हैं, ओम से। ओम कैसे दिखाते हैं, इस तरीके से, क्योंकि जॉर्ज साइमन ओम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस लॉ को बताया था, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या क्या हो जाएगा, ओम मीटर, ये फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर ओम मीटर की छोटी वाली यूनिट की बात करें, सबसे स्मॉल, तो उसे माइक्रो ओम मीटर कहेंगे, और जो सबसे बड़ी यूनिट होगी उसे हम मेगा ओम मीटर या फिर मेगर कहते हैं। तो इसे ध्यान दीजिएगा, बस यही दोनों चीज़ें काम की हैं और कुछ भी नहीं है। और रेजिस्टेंस क्या होता है, आपके जो करंट फ्लो होती है सर्किट में उसको रोकने का काम करता है, मतलब उसकी स्पीड को कम करता है। भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया था पीछे कि 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है सीज्मोग्राफ और एक होती है रिक्टर स्केल। तो सीज्मोग्राफ यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन तो आप टिक कर लेंगे, ठीक है। इसी से इसको मेजर किया जाता है, और जिस पर मेजर किया जाता है वो होती है कि स्केल, उस स्केल का नाम है रिक्टर स्केल। तो अगर स्केल पूछी जाएगी तो रिक्टर स्केल है, और किस उपकरण से किया जाता है तो वो आपका सीज्मोग्राफ है, बस, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कुछ और खास चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें। इन्होंने वही बताया है, जो रिक्टर स्केल है, देखिए बता रखे हैं उन्होंने, रिक्टर स्केल है उससे भी इसकी तीव्रता मापी जाती है, और वो 1 से 9 तक होती है, उसको बराबर भागों में बांटा हुआ होता है। और रिक्टर स्केल में प्रत्येक आगे की संख्या अपने ठीक पीछे वाली संख्या के 10 गुना परिमाण को बताती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। कह रहा है विद्युत वाहक बल मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि इसको दिखाते हैं हम लोग EMF से दिखाते हैं, EMF से दिखाते हैं, ठीक है। तो इसको हमेशा किससे मेजर करते हैं, पोटेंशियोमीटर से। किससे, पोटेंशियोमीटर से मेजर करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 21, अभी इसके पहले हम लोगों ने आपको कौन सा बताया, नहीं अभी एक बच गया है। बार किसकी इकाई है, तो बार जो है बिजली, तापक्रम, वायुमंडलीय दाब। तो अभी मैंने पीछे बताया था आपको एक प्रेशर नाम की चीज़, तो पास्कल, वहीं से आपका वायुमंडलीय दाब। तो दाब जो बार है वो वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई है बार, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और इससे जुड़ी हुई और भी देखिए आपके पास काफ़ी चीज़ें हैं, इनको भी ध्यान रखिएगा।
बार वायुमंडलीय दाब का गैर एसआई मात्रक है, गैर एसआई मात्रक नहीं है, जो 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर के समतुल्य होता है और इसे एसआई मात्रक के रूप में पास्कल द्वारा परिभाषित किया जाता है। एक बार इक्वल टू होता है 10⁵ पास्कल। तो ये कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में कि एक बार में कितने पास्कल होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो न्यूटन जो है वो किसकी इकाई ये पूछा गया है। तो न्यूटन हमको पता है कि फोर्स की क्या यूनिट होती है, न्यूटन होती है। इस बार पूछा गया न्यूटन किसकी इकाई है, तो वो फोर्स की, फोर्स मतलब बल की। तो बल कहाँ है, यहाँ पर देखिए टिक लगा लीजिए आप, बड़े आराम से निकल गया। ठीक है, न्यूटन बल की इकाई है और चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल का हमको पता है मीटर स्क्वायर होता है और आयतन का मीटर क्यूब होता है। ये सब तो हमें पता है, छोटी छोटी चीज़ें। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, ये क्वेश्चन भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन, इसका एसआई यूनिट क्या होता है। तो देखिए इसका एसआई यूनिट जो होता है वो होता है टेस्ला। ध्यान दीजिएगा, ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला, इसका नहीं होता है। तो बहुत बच्चों को देखिए प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर क्या है कि टेस्ला होता है हमारा चुंबकीय प्रेरण का मात्रक, और इसे हम कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कैपिटल बी से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। और जो प्रकाश की लेंस, जो हमारा प्रकाशीय शक्ति होती है, ठीक है, उसको हम मेजर करते हैं डायोप्टर से। ठीक है, लेंस की जो भी हम पावर अगर मेजर करते हैं मान लीजिए, तो उसे डायोप्टर्स करते हैं, इसे कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला 23 क्वेश्चन नंबर है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है। कौन सी ऐसी है जो अन्य से भिन्न है। देखिए, एक है कार्य, एक है गतिज ऊर्जा, एक है स्थितिज ऊर्जा और एक है बल। तो ध्यान से दीजिए, मैंने कहा था आपसे कि जब भी कभी आपको वर्क डन मिले, जब भी कोई आपको हीट मिले, जब भी कोई आपको एनर्जी मिले, इन सब की यूनिट एक ही होती है। मैंने क्या कहा, वर्क डन, हीट और एनर्जी। तो यहाँ पे देखिए वर्क डन मतलब कार्य दिया हुआ है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, तो ये सब तो एक हो जाएंगे। बल अलग चीज़ है, तो यही आपका इन सब से भिन्न है। समझ गए आप। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। कार्य, वेग, बल, त्वरण। तो देखिए यहाँ पर एक और खास बात आपके लिए समझना है, अदिश और सदिश क्या होता है। अदिश का मतलब ये होता है जिसमें कि सिर्फ आपका परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। तो ऐसा कौन सा है, तो यहाँ आप देखिए कार्य में कोई दिशा नहीं होती है, तो ये आपका अदिश है। और जिसमें दिशा होती है वो आपका सदिश होता है। सदिश मतलब वेक्टर और अदिश मतलब स्केलर। तो जो आपका वर्क है, कार्य है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और ये आपका फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये सभी चीज़ें आपकी कैसी हैं, सदिश यानी कि वेक्टर क्वांटिटी हैं। ठीक है, चलिए अगला है हमारा कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या है। कार्य तथा ऊर्जा, अभी मैंने पीछे आपको बताया कि जब भी कभी कार्य हो, ऊर्जा हो, हीट हो, इन सब का मात्रक हमेशा जूल, इन सब की यूनिट जूल। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या है। देखिए फिर से बार बार कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए तो ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या है, मैंने कहा था जूल है। यहाँ पर भी इसका आंसर सही हो जाएगा। हम बार बार वही क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, एक्चुअली इतने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आर्द्रता किससे मापी जाती है, ये बहुत सही बात है। आर्द्रता का मतलब होता है ह्यूमिडिटी। तो इसको किससे मापते हैं भाई, ह्यूमिडिटी को मापने का मित्र हाइड्रो नहीं, हाइग्रोमीटर। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे देखिए, जो हाइड्रोमीटर होता है वो हमारा जल के या फिर द्रवों के तुलनात्मक घनत्व को मापने वाला एक यंत्र है। द्रव्य मतलब जल यानी कि वाटर के डेंसिटी, ये वाटर की डेंसिटी को मेजर करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम हाइड्रोमीटर कहते हैं। ठीक है, फिर पूछा गया एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। तो ये सब तो पता होगा सभी के बराबर की 746 वॉट के बराबर होता है एक हॉर्स पावर। ठीक है, ये चीज़ आप सभी को पता होनी चाहिए। अब उसके बाद चलिए दिखा देते हैं आपको थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हॉर्स पावर भी होता है, इसकी एक यूनिट हॉर्स पावर भी होती है और इसकी वैल्यू ये है। ठीक है, ये तो मैंने बताया आपको। चलिए अगला देखते हैं। 29वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक कौन सा है। शक्ति मतलब पावर। अब देखिए पावर को फॉर्मूला होता है P=W/T, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो आप ध्यान दीजिए, जब भी पावर की बात की जाएगी तो उसकी यूनिट वॉट होती है। तो क्या होती है, वॉट। लेकिन इसमें कहीं वॉट नहीं दिख रहा है, तो जब वॉट नहीं दिख रहा है तो आप ऊपर जाइए, देखिए W लिखा है, तो W की क्या होती है, जूल। तो ऊपर लिखेंगे आप जूल। नीचे क्या लिखा है, टी की होता है सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड क्या कहीं पर यूनिट दिख रही है आपको, तो जूल पर सेकेंड कौन सी है, बी वाली। तो बी वाला आंसर हो जाएगा। तो दो आंसर होते हैं, एक साइंटिस्ट के बिहाफ पे और इसके फॉर्मूले के बिहाफ पे। तो आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए 30 वाला देखते हैं हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मूल मात्रक जूल नहीं है। मतलब किसका मात्रक जूल नहीं है। तो मैंने कहा था ऊर्जा कोई भी होगी उसका जूल होगा। देखिए इसका जूल है, इसका जूल है और उष्मा का भी जूल है। तो मतलब सामर्थ्य यानी इसका जूल नहीं है। सामर्थ्य को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पावर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वॉट हो जाएगी। मतलब यही आपका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 31।
1 वॉट घंटा किसके बराबर होता है? 1 वॉट घंटा जो है वो किसके बराबर होता है? देखिए किसके बराबर होता है? 3600 जूल के बराबर होता है। यहाँ पर कुछ देखिए आपको ये दी हुई है वैल्यूज़, इनको आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 किलोवाट आपका 1000 वॉट के बराबर होता है। एक अश्व शक्ति यानी कि एक हॉर्स पावर जो है 746 वॉट के बराबर होती है। 1 वॉट में आपका 1 वॉट 1 सेकेंड होता है, ये फॉर्मूला बताएगा इसके डेफिनेशन के हिसाब से, तो इसको 1 जूल कहेंगे। और वॉट प्रति घंटा कार्य ऊर्जा का मात्रक है। 1 वॉट घंटा बराबर इतने जूल होते हैं। तो मतलब ये इसकी इतनी चीज़ें खास खास है जो आपसे टेढ़ी मेढ़ी तरीके से पूछी जा सकती हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, आई इक्वल्स टू क्या होता है? एम आर स्क्वायर। ठीक है, एम आर स्क्वायर होता है। इसकी यूनिट क्या होती है? देखिए एम की यूनिट होती है किलोग्राम। ठीक है, ओके। और ये बगल में लिखा हुआ आर स्क्वायर, आर को हम लोग किससे मेजर करते हैं भाई? डिस्टेंस यानी मीटर में, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और बीच में एक डॉट लगा रहेगा, सिर्फ डिवाइड नहीं लगेगा। तो यहाँ पर कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन कोई भी नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर डॉट लगा होता है ये वाला तो सी हो जाता, लेकिन सी हमारा आंसर नहीं है। तो इनमें से कोई भी नहीं है, तभी देखिए यहाँ पर इन्होंने स्टार लगा दिया है, क्योंकि इसका आंसर तो ये होता है ना, किलोग्राम मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। तो यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन में कुछ भी दे नहीं रखा है, ये इनका मिसप्रिंट हो चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है, क्या होता है? सामान्य वायुमंडलीय दाब देखिए ये होता है आपका 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ। तो जो हमारा पारा होता है उसमें कितना चढ़ता है? 700 मिलीलीटर चढ़ता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर नॉर्मली, उसी को बोलते हैं हम लोग ये। ठीक है, जनरली एटमॉस्फेयर पर होता है नॉर्मली। तो इसे अब ध्यान रखिएगा 760 मिलीलीटर, बस पारा स्तंभ अगर आप भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं, 760 मत भूलिएगा। ठीक है, अच्छा इसमें देखिए कुछ खास चीज़ें आपको दे रखी हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। हम अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। शरीर द्रव्यमान सूचकांक की गणना निम्नलिखित के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए जब ऊपर जाते हैं तो क्या होता है? वजन किलोग्राम में और ऊंचाई मीटर स्क्वायर में होना चाहिए। जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो वजन किस में होगा? किलोग्राम में, और ऊंचाई किस में होगी? मीटर स्क्वायर में। बस इतना आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर इसके बारे में कुछ फॉर्मूला दिया गया है, तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान समझ लीजिए। शरीर द्रव्यमान सूचकांक, तो ये इसका एक फॉर्मूला बना हुआ है आपके सामने जो दिख रहा है। तो इसमें क्या होता है? वजन देखिए किलोग्राम में है और लंबाई मीटर पर स्क्वायर, यानी कि ऊंचाई जब आप जाएंगे तो मीटर स्क्वायर में रखा जाएगा। तो ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। तब ये वाला जो हमारा टॉपिक था इसको तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, मतलब कहने का कि हमने मेजरमेंट की सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। अब मेजरमेंट से कोई चीज़ आपकी नहीं बाकी है। इतना अगर आप याद कर लेते हो, देखिए इतने में से ही आपका पक्का पक्का मिल जाएगा। अगला जो हम पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में, वो पढ़ने वाले हैं हम लोग यांत्रिकी। ठीक है, यांत्रिकी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा लंबा था, बाकी सब चैप्टर थोड़े छोटे छोटे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक आप इसको रिवाइज करते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।